जिंदगी जरा नजदीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शशि गुप्ता। चलिए हम शुरू करते हैं जिंदगी की कुछ छूती हुई टचिंग पॉइंट जो हमारी जिंदगी को प्रभावित करते हैं उस पर। एक बहुत सज्जन पुरुष थे, राम स्वरूप जी उनका नाम था। अपनी पत्नी के साथ बड़े ही आराम से रह रहे थे। उनका एक बेटा था, वो इंडिया से बाहर जॉब करता था, उसकी शादी हो गई थी और वो भी वहाँ पे आराम से रह रहे थे, ये भी यहाँ पे आराम से रह रहे थे। पर जब भी उनका बेटा यहाँ पर आता था तो वो हमेशा ये कहता था, पिताजी आप क्या इतनी सी जॉब के लिए परेशान होते रहते हैं, आप भी मेरे साथ चलिए और वहाँ पर आराम से रहिए, छोड़ दीजिए नौकरी वोकरी, मैं बहुत पैसे कमाता हूँ। और पिताजी कहते थे, भाई गवर्नमेंट जॉब है, लोग इतना परेशान रहते हैं गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, मैं कैसे छोड़ दूँ। अभी तो मेरे रिटायरमेंट में थोड़ा टाइम बाकी है, जब पूरा हो जाएगा मैं तभी छोड़ूंगा। ये कहकर के वो हर बार अपने बेटे को सांत्वना दे देते थे। बेटा भी फिर बोलता था, अच्छा ठीक है जैसी आपकी मर्जी। तो कभी ये माता पिता वहाँ पर चले जाते थे अपने बेटे के पास, कभी बेटे बहू माता पिता के पास आ जाते थे, जब भी उनकी छुट्टी होती थी, उनको कन्वीनियंट होता था तब। ऐसे ये सिलसिला चलता रहा। दोनों ही खुश थे, माता पिता भी वहाँ जाके बहुत खुश रहते थे क्योंकि उनके बेटे बहू बहुत ध्यान रखते थे, उनकी हर छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। कब उनको सुबह पानी चाहिए, कब दूध चाहिए, कब चाय चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नाश्ता चाहिए, कब उनको दवाई चाहिए या कब उनको क्या क्या खाना पसंद है, सब कुछ का ध्यान रखते थे। वो बहुत खुश थे कि देखो भगवान ने हमें कितने अच्छे बेटे बहू दिए हैं, भगवान करे सबको ऐसे ही मिले। मतलब ये उनके दिल से दुआ निकलती थी। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही थी, कभी ये उधर जाते थे, कभी वो इधर आते थे, जिंदगी चलती रही। आखिर एक दिन वो आ गया जिस दिन रामस्वरूप जी रिटायर्ड हो गए। जब बेटे को पता लगा कि पिताजी रिटायर्ड हो गए तो बेटा अपनी बहू को लेकर इंडिया आ गया। वो दोनों वहाँ पर आराम से रहने लगे क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आए थे। अब पिताजी रिटायर्ड हो गए। अब पिताजी ये सोच रहे थे कि अब तो मैं रिटायर्ड हो गया, अब बेटा मेरे से कहेगा कि चलो तो फिर हम चले जाएंगे। रोज वो रोज इंतजार करते करते वक्त बीतता चला गया, पर बेटे ने कहा ही नहीं। उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों को, अड़ोसी पड़ोसियों को भी बोल दिया था, देखो मेरा बेटा इतने दिन से बुला रहा है, इतने दिन से मैं जॉब कर रहा था इसलिए नहीं जा पा रहा था, पर अब मेरा रिटायरमेंट हो गया, अब हम वहाँ पर ही चले जाएंगे, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम वहीं पर उनके साथ ही रहेंगे। ये उन्होंने सबसे कह रखा था, परंतु बेटे ने तो एक बार भी नहीं कहा कि पिताजी अब आप चलिए। पिताजी बहुत परेशान, रोज सुबह उठते थे तो ये सोचते थे आज तो वो जरूर कहेगा कि पिताजी आप हमारे साथ चलो, आज का दिन ऐसे ही नहीं जाएगा, आज मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी, आज वो जरूर कहेंगे कि नहीं नहीं अब आप यहाँ पे रह के क्या करोगे, आप हमारे साथ ही चलो। सोचते 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 10-12 दिन बीत गए पर बेटे ने नहीं कहा। बहुत तकलीफ हो रही थी उनको अंदर ही अंदर, माता पिता को, कि बेटे ने तो कहा ही नहीं, अब हम अपने आप कैसे चले, क्या सोच के चले, कैसे चले, कैसे कहें अपने मुंह से कि हम अब आपके पास रहना चाहते हैं। पहले तो वो बार बार में बुलाते थे, नहीं आप यहाँ पे आ जाओ, नहीं आप यहाँ पे आ जाओ, अब उसने एक बार भी नहीं कहा, अब क्या करें। तो रोजाना पिताजी इसी उधेड़बुन में लगे रहते थे और एक दिन वो अपने कमरे से गैलरी में से होते हुए दूसरे कमरे में जा रहे थे, बीच में उनके बेटे बहू का रूम था। तो उन्होंने अंदर से कुछ झगड़ने की आवाज सुनी। जब उन्होंने झगड़ने की आवाज सुनी तो हल्का सा उन्होंने वहां पे रुकना नहीं चाहते थे, परंतु उनको अपना नाम सुनाई दिया तो इसलिए वो रुक गए। वैसे किसी की बात सुनना तो बहुत बुरी बात होती है, परंतु क्या करें, अगर हमारे बारे में वो बात हो रही है और हमको ये पता चल रहा है कि ये बात हमारे बारे में हो रही है तो हम चाहे कितना भी करें कि हमें नहीं सुनना है,
पर हमारे कदम वहीं रुक जाते हैं और हम वहीं खड़े हो जाते हैं। पिताजी भी वहीं रुक गए सुनने के लिए। थोड़ी देर जब उन्होंने सुना तो वो सुन करके एकदम स्तब्ध हो गए, वहीं खड़े के खड़े रह गए। ऐसा लग रहा था जैसे उनके दिल में किसी ने खंजर चुभा दिया हो। ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी दुनिया ही लुट गई हो, क्योंकि जो अंदर बात चल रही थी वो बात तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। मैं आपको बताती हूँ कि वो अंदर किस लिए झगड़ा कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि जो उनकी बहू थी वो ये कह रही थी कि देखो, अगर अब की बार आपने अपने पिताजी से ये कहा कि तुम हमारे साथ चलो तो ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। जितने दिन ये वहाँ पर रहते हैं उतने दिन इनकी आवभगत करते हुए, इनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, इनकी हर छोटी छोटी चीज़ों की, हर ख्वाहिश का, हर चीज़ का ध्यान रखते रखते मैं इतना थक गई हूँ ये नाटक करते करते। अब मेरे से और ये नाटक नहीं होता, अब मैं ये और नहीं कर सकती। फिर जब मैं यहाँ आती हूँ तब भी मुझे यही नाटक करना पड़ता है। अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब नहीं करूँगी, किसी भी हालत में नहीं करूँगी। और तुम ये बात उनसे एक बार भी नहीं कहोगे कि तुम यहाँ से चलो हमारे साथ। हम उनको अपने साथ नहीं ले जाने वाले, ना हम उनको अपने साथ रखेंगे। पिताजी ने तो कितने सपने सजाए थे वहाँ जाने के लिए कि मैं तो अब अपने बेटे के पास ही रहूँगा, पर जब उन्होंने ये सब सुना तो वो बहुत परेशान हो गए कि क्या करूं। अचानक अपने आप को संभालते संभालते बड़ी मुश्किल से वो अपने रूम में पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो, तुम ऐसा करो, कुछ जोड़ी कपड़े हम अपने तैयार करके पैक कर लो। बोले क्यों, क्या हो गया, ये तुमको क्या हो गया? हमारे बेटे बहू इतनी दूर से यहाँ आए हैं हमारे पास मिलने के लिए, रहने के लिए, और तुम कह रहे हो कि अपने कपड़े तैयार कर लो, कहाँ जाना है? बोले बोल रहा हूँ ना कि कपड़े तैयार कर लो, हम जा रहे हैं। अचानक कैसे प्रोग्राम बना लिया? बोले बस बना लिया, मेरा मन कर रहा था इसलिए बना लिया। अब तुम मुझसे और ज़्यादा जवाब सवाल मत करो, मैं उसके मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं तुम्हारी किसी भी बात का जवाब दे सकूं। पत्नी क्या करती, पूरी जिंदगी वो अपने पति के हुक्म की ताबीज करती हुई आई है, कभी भी उसने उनकी बात को कभी टाला नहीं। उठी, उठ करके नहीं कपड़े लगाए, अपना बैग पैक किया। बोले ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो कहाँ चलना है? बोले हम हरिद्वार जा रहे हैं। हरिद्वार? हाँ हाँ, हम हरिद्वार जा रहे हैं। ठीक है। उन्होंने टैक्सी मंगाई और बिना अपने बेटे बहू से कुछ कहे बिना, उनको बाय करे बिना, कुछ बताए बिना वहाँ से निकल गए हरिद्वार जाने के लिए। अब वो हरिद्वार जाने के लिए रास्ते में चले ही थे कि 2-3 घंटे का सफ़र ही उन्होंने तय किया था। अचानक उनकी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आने लगी, तो उन्होंने ड्राइवर से कहा कि भाई गाड़ी में कुछ दिक्कत लग रही है, ऐसा करो साइड कर लो, किसी मैकेनिक को दिखाते हैं फिर आगे चलेंगे। ड्राइवर ने भी कहा कि हाँ ठीक है। अब सोचने लगे कि कहाँ से गाड़ी से उतरे, इधर उधर घूम रहे थे, चारों तरफ देख रहे थे कि भाई यहाँ इधर उधर कहीं पे कोई मैकेनिक मिल जाए या कोई गैराज मिले जहाँ पे गाड़ियाँ ठीक होती हैं, पर उनको कोई भी नहीं मिला। तभी उन्होंने देखा कि सामने थोड़ी दूर पे एक बहुत बड़ा बड़ का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक महिला बैठी हुई थी और ना वो चाय वगैरह बनाती थी, कुछ खाने पीने का सामान भी वहीं रखती बेचती थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि जब तक मैकेनिक नहीं आता तब तक चलो बैठ के चाय पी जाए। जैसे हम लोग कहीं भी सफ़र में जाते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं तो थोड़ा नीचे उतरते हैं, फिर इधर उधर चलते हैं, फिर कोई चाय वाय की दुकान मिलती है तो हम सोचते हैं चलो एक एक कप चाय पी लेते हैं, थकान भी उतर जाएगी और थोड़ा रेस्ट भी हो जाएगा। ये सोच करके वो भी वहाँ पे चल दिए। जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने जाकर के बोला कि लगता है आप यहाँ पे काफ़ी टाइम से रह रहे हो। तो उसने बोला हाँ, मेरे को तो यहाँ पे कई साल हो गए रहते हुए, करीबन 15-20 साल हो गए होंगे। मैं यहीं पे ही होती हूँ, यहीं रहती हूँ, यहीं सो जाती हूँ, यहीं पे खाती हूँ, यहीं बनाती हूँ सब कुछ। बोला अच्छा। तो बोले कि फिर तो आपको पता होगा कि यहाँ आसपास कोई मैकेनिक हो, तो हमारी गाड़ी खराब हो गई है। उसने बोला बाबूजी आप
बैठो चाय वाय पियो, मैं आपकी गाड़ी ठीक करने का इंतजाम कराती हूँ। दूर एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने उसको आवाज लगाई, अरे ओ रामू, साहब की गाड़ी खराब हो गई है, जरा देख आसपास में से थोड़ी दूर जाके कोई मैकेनिक को पकड़ के लेके आ जो गाड़ी ठीक करने वाला हो। रामू ने जब सुना तो वो चला गया मैकेनिक को लेने के लिए। इतने में उन्होंने चाय पी। चाय पीते पीते ऐसी बातों बातों में उन्होंने देखा कि वो बहुत शांत है। उसके चेहरे पे एक अजीब ही संतोष है, सुकून है। हर किसी के चेहरे पे नहीं मिलता, पर उसके चेहरे पे था। फिर उन्होंने देखा कि वो जैसे ही कुछ भी बनाती है खाने पीने का सामान, तो वहां पे बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं उसके पास और वो उनको ऐसे ऐसे दाना डालती रहती है। बहुत सारे पक्षी रोज आते हैं क्योंकि वो रोज दाना डालती है उनको। तो जब वो अकेली होती है, कोई भी नहीं होता अधिकतर समय में, तो वो उन पक्षियों से ही बात करती रहती है। परंतु आज तो वो लोग बैठे हुए थे, तब भी वो उनसे बात करने लगी। अचानक उन्होंने देखा कि कोई चिड़िया थी, वो आई उधर दाना चुगने के लिए। तो फिर वो उस चिड़िया से बात कर रही थी, अरे आज तो इतनी देर से क्यों आई, और तू इतनी उदास भी दिख रही है, क्या हो गया। वो सोच रहे थे कि ये चिड़िया से कैसे बात कर रही है। और फिर वो बोली, अच्छा लगता है तेरे बच्चे फुर्र हो गए, इसीलिए तो इतनी उदास है, और आज आई भी इतनी देर से है। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ये शब्द बहुत सोचने वाले हैं कि वो चिड़िया से बोल रही है, अच्छा तेरे बच्चे फुर्र हो गए, उड़ गए। पर ये बात वो जो रामस्वरूप जी बैठे थे उनके समझ में आ गई कि ये क्या कह रही है इस चिड़िया से। परंतु हम क्या करें, हम इंसान कैसे हैं ऐसे। एक पक्षी जो कहाँ कहाँ पूरे सारे जहान में ढूंढते ढूंढते दाना लाता है, अपने बच्चों को उनकी चोंच में डाल के देता है, उनको बड़ा करता है। जब बच्चे वो थोड़े से ही बड़े होते हैं तो वो एकदम फुर्र हो जाते हैं। ऐसे ही पशुओं के बच्चे भी रोजाना उनके खाने के लिए इंतजाम करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं, और वो भी जब बड़े होते हैं तो उनको छोड़ के चल देते हैं। पर जब हमारे इंसान के बच्चे, वो तो भगवान ने उनको तो दिमाग भी दिया है, अगर वो चले जाते हैं तो क्या करें। पर हम इंसान उनके लिए कितना रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं, हाय वो वहाँ है, हम यहाँ हैं, हम क्या करें, जल्दी से मिल नहीं सकते, जा नहीं सकते। फोन पे बात करके ही संतोष हो जाता है हमको। तो फिर वो रामस्वरूप जी सोचने लगे कि अगर जब चिड़िया के बच्चे ऐसे करते हैं, इन जानवरों के बच्चे ऐसे करते हैं, तो हम इंसान के बच्चों ने भी ऐसा किया तो क्या हो गया। उनको समझ में आ गया कि मैं फालतू में दुखी हो रहा हूँ। परंतु फिर भी उन्होंने उस महिला से पूछा, आपके चेहरे पे एक अलग ही नूर है और इतना सुकून है, आप यहाँ पे कैसे, इतने साल से रह रही हैं, क्या आपका कोई भी नहीं है। बोली, नहीं, मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, पर चारों वेल सेटल्ड हैं, करोड़पति हैं सब, अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छे रहते हैं। तो फिर तुम यहाँ पे ऐसे क्यों हो। बोले, ये रास्ता मैंने खुद चुना है, बच्चों ने तो कहा था कि हमारे साथ रहो, पर मैंने कहा नहीं, तुम भी सुकून से रहो, मुझे भी सुकून से रहने दो। इसलिए मैं यहाँ बैठ के चाय बनाती हूँ, कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, उसी से मेरा गुजर बसर हो जाता है। मैं बहुत शांत और बहुत अच्छी हूँ, कोई यहाँ मेरा दिल दुखाने वाला नहीं है, कोई यहाँ मेरे को परेशान करने वाला नहीं है, कोई मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाला नहीं है। मैं बहुत आराम से हूँ यहाँ पर, सब लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, किस बात की कमी है मेरे पास। पैसे से ही तो नहीं सब कुछ हो जाएगा। मैं बहुत सुखी हूँ,
संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से। जबकि मेरे चारों बच्चे तो बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, पर मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ उनके लिए भी और अपने लिए भी। ये बात रामस्वरूप जी को समझ में आ गई कि इसके चेहरे पे इतना सुकून, इतनी शांति क्यों है। क्योंकि ये भावनाओं पर इसका नियंत्रण है। इसने अपनी भावनाओं को कंट्रोल में किया हुआ है। क्योंकि ये समझती है कि जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो फुर हो जाते हैं। जरूरी थोड़ी कि वो हमारे आंचल में बंधे रहेंगे, हमारे पल्ले से बंधे बंधे ही रहेंगे। भाई उनको भी हक है अपनी ज़िंदगी में तरक्की करने का, ऊंचाइयों पे पहुंचने का। जरूरी थोड़ी है कि वो हमारे साथ साथ ही लगे रहेंगे, नहीं ना। ये बात जैसे ही रामस्वरूप जी को समझ में आई, उनके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और बहुत शांत महसूस कर रहे थे वो। ऐसा लग रहा था जैसे उनके सर से सारा बोझ ही उतर गया। फिर क्या, इतने में उन्होंने देखा कि मैकेनिक भी आ गया है और उनकी गाड़ी भी ठीक हो गई है। उन्होंने चाय के पैसे दिए उसको और वो वहाँ से बड़ी शांत मुद्रा में चल दिए। जैसे ही वो गाड़ी के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, सुनो मैंने प्रोग्राम में कुछ चेंज कर दिया है। उसकी पत्नी ने कहा, क्या हो गया? अब हम हरिद्वार नहीं जा रहे, अब हम वापस घर जा रहे हैं। बोले नहीं, अब हम हरिद्वार नहीं जा रहे, अब हम मसूरी जा रहे हैं। और वो दोनों मसूरी के लिए चल दिए। कुछ समझ आया जिंदगी को? जरूरी थोड़ी कि हम बच्चों के साथ में ही जी सकते हैं, हम अकेले भी तो जी सकते हैं, शांति से, प्यार से, मोहब्बत से। रोज तिल तिल करके मरने से तो अच्छा है ना कि हम अकेले आराम से शांति से रह सकते हैं। अगर वो आपको अपने साथ नहीं ले जाना चाहते तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? हाँ, कुछ लोगों के लिए तकलीफ हो सकती है। वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनका रिटायरमेंट था, उनके पास पेंशन आनी थी। पर कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है जो डिपेंडेंट हैं, जो भी कुछ नहीं करते हैं, जो प्राइवेट जॉब करते थे या कुछ और करते थे, उनके पास कोई आमदनी का साधन नहीं है, तो उनके लिए तो मुश्किल है। पर जिनके लिए मुश्किल नहीं है वो तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता सकते हैं ना। चाहे वो डिपेंडेंट हो या ना हो, पर आप अपनी ज़िंदगी को खूबसूरती से बिता सकते हैं बिना किसी तनाव में आए हुए। उस बुजुर्ग औरत की जैसे शांति से। मुझे ये कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं चाहती थी कि आप लोगों को ये कहानी बताऊं। हो सकता है आप लोगों ने भी कहीं पढ़ी हो, मैंने भी कहीं पढ़ी थी, पर मुझे बहुत अच्छी लगी। उसने मेरे दिल को छू लिया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद मुझे इतना सपोर्ट देने के लिए। मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। नमस्कार।